साथियों, जिस तुर्की ने सालों तक पाकिस्तान का साथ दिया, कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान दिए, वही तुर्की आज भारत से अच्छे रिश्तों की गुहार लगा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान खुले मन से कह रहे हैं कि हमारा भारत से कोई विवाद नहीं है, हमारा कोई साझा बॉर्डर नहीं है। फिर आखिर भारत हमसे नाराज क्यों है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि तुर्की को भारत की दोस्ती याद आने लगी? क्या इसके पीछे कोई कूटनीतिक कारण है या फिर मामला सीधे सीधे ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ा हुआ है? दरअसल पिछले कुछ महीनों में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनमें दावा किया जा रहा है कि भारत साइप्रस और ग्रीस के साथ रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यहीं से तुर्की की चिंता शुरू हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ग्रीस और तुर्की के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है। दोनों देशों के बीच दशकों से एजियन सागर और पूर्वी भूमध्य सागर को लेकर तनाव चला आ रहा है। इसी तनाव के बीच तुर्की का ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन सामने आता है। एर्डोगान सरकार मानती है कि पूर्वी भूमध्य सागर का बड़ा हिस्सा तुर्की के प्रभाव क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन ग्रीस और साइप्रस इस दावे को पूरी तरह खारिज कर देते हैं। यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, क्योंकि तुर्की को डर सिर्फ ग्रीस या साइप्रस से नहीं है। असली चिंता उस हथियार को लेकर है जिसका नाम सुनते ही दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाएं अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाती हैं, और उस हथियार का नाम है ब्रह्मोस। आज ब्रह्मोस एक मिसाइल नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की रणनीति ताकत का प्रतीक बन चुका है। फिलीपींस से लेकर वियतनाम तक कई देश इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह साफ है, अगर किसी देश के पास ब्रह्मोस तैनात हो जाए तो दुश्मन के युद्धपोत, रडार स्टेशन और सामरिक ठिकाने मिनटों में निशाने पर आ सकते हैं। और यही वह बिंदु है जहां से तुर्की की बेचैनी शुरू हो जाती है दोस्तों, क्योंकि पूर्वी भूमध्य सागर में जिस इलाके को लेकर तुर्की, ग्रीस और साइप्रस के बीच टकराव चल रहा है, उसी इलाके में अगर भारत निर्मित ब्रह्मोस की एंट्री हो जाती है तो वर्षों से चल रहे शक्ति संतुलन का पूरा गणित बदल सकता है। लेकिन क्या सिर्फ ब्रह्मोस की वजह से तुर्की इतना परेशान है, या फिर इसके पीछे एक और बड़ा कारण छिपा हुआ है दोस्तों? क्योंकि जब हम पिछले 10 वर्षों के घटनाक्रम को देखते हैं तो पता चलता है कि तुर्की और भारत के रिश्तों में दरार अचानक नहीं आई थी। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। एक समय था जब भारत और तुर्की के संबंध सामान्य माने जाते थे। दोनों देश व्यापार बढ़ाने की बात करते थे, पर्यटन बढ़ रहा था, कूटनीतिक स्तर पर भी, और कोई बड़ा टकराव नहीं दिखाई देता था। लेकिन जैसे जैसे एर्दोगान की राजनीति मजबूत होती गई, तुर्की की विदेश नीति भी बदलने लगी। एर्दोगान ने खुद को केवल तुर्की का नेता नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम विश्व के प्रभावशाली चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इसी रणनीति के तहत उन्होंने कई ऐसे मुद्दों पर बयान देने शुरू कर दिए जिनका तुर्की से सीधा संबंध तक नहीं था दोस्तों। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा था कश्मीर का मुद्दा। संयुक्त राष्ट्र महासभा हो, इस्लामिक देशों का संगठन OIC हो, या कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय मंच हो, एर्दोगान लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कई मौकों पर उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया। भारत लगातार यह कहता रहा कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है, लेकिन तुर्की ने शायद ही कभी भारत की संवेदनशीलताओं को समझने की कोशिश की, क्योंकि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता था, तुर्की का झुकाव लगभग हमेशा पाकिस्तान की तरफ दिखाई देता था। फिर आया दोस्तों अनुच्छेद 370। जब अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला हुआ, भारत ने जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा समाप्त किया, लेकिन तुर्की ने इस फैसले की आलोचना की थी। एर्दोगान ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया था, पाकिस्तान ने इसका स्वागत किया था, और दोनों देशों की नजदीकियां और बढ़ती चली गईं। लेकिन हालात तब और ज्यादा बदल गए जब दक्षिण एशिया में सुरक्षा परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी दोस्तों। भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा था, और पहली बार बड़े पैमाने पर अपने हथियार विदेशों को निर्यात करना शुरू कर रहा था। यही शायद तुर्की ने सबसे बड़ी गलती कर दी। अंकारा की रणनीति यह थी कि भारत सिर्फ विरोध दर्ज कराएगा, बयान देगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन साथियों, भारत ने सीधे टकराव की बजाय रणनीतिक जवाब देना शुरू कर दिया। अगर कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो भारत उसके विरोधियों के साथ अपने संबंध मजबूत करने लगा। अगर कोई देश पाकिस्तान को सैन्य सहायता देता है तो भारत उन देशों को रक्षा सहयोग देने लगा जो उस देश के रणनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। यानी खेल अब सिर्फ बयानों का नहीं रहा दोस्तों,
खेल रणनीतिक संतुलन बदलने का बन चुका था। यही वजह है कि आज हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो एक बेहद दिलचस्प पैटर्न दिखाई देता है। चीन की बात करें तो भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस डील की। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के साथ भारत ने ब्रह्मोस डील की। इंडोनेशिया के साथ भी बातचीत आगे बढ़ चुकी है। अजरबैजान की बात करें तो आर्मेनिया भारत के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में शामिल हो गया। और अब तुर्की की बात हो रही है तो चर्चा ग्रीस और साइप्रस की होने लगी दोस्तों। यहीं से तुर्की की असली चिंता शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे महसूस होने लगा है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब वहां जवाब दे रहा है जहां उसके विरोधियों को सबसे ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है। और यही कारण है कि आज तुर्की के विदेश मंत्री बार बार यह कह रहे हैं कि हमारा भारत से कोई विवाद नहीं है, भारत हमसे दोस्ती क्यों नहीं करता। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि अगर वास्तव में कोई विवाद नहीं था तो फिर भारत और तुर्की के रिश्ते इस मोड़ तक कैसे पहुंचे। इस सवाल का जवाब छिपा है पूर्वी भूमध्य सागर के उस इलाके में जहां आने वाले वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री शक्ति संघर्ष देखने को मिल सकता है। दुनिया के अधिकांश लोगों ने शायद एजियन सागर और पूर्वी भूमध्य सागर का नाम भी ना सुना हो, लेकिन आज यही इलाका तुर्की, ग्रीस और साइप्रस के बीच टकराव का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। मामला सिर्फ समुद्र का नहीं दोस्तों, मामला उन अरबों डॉलर के गैस भंडारों का है जो इस क्षेत्र के नीचे मौजूद बताए जाते हैं। मामला उन समुद्री मार्गों का है जिन पर भविष्य की ऊर्जा राजनीति टिकी हुई है। एर्दोगान सरकार का मानना है कि तुर्की को इस क्षेत्र में कहीं अधिक अधिकार मिलने चाहिए। इसी सोच से ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन पैदा हुई दोस्तों। यह सिर्फ एक सैन्य सिद्धांत नहीं बल्कि तुर्की की समुद्री महत्वाकांक्षा का घोषणा पत्र है। इस नीति के अनुसार तुर्की पूर्वी भूमध्य सागर के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है। लेकिन समस्या यह आती है कि ग्रीस और साइप्रस इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ग्रीस का कहना है कि उसके द्वीपों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार उसे समुद्री अधिकार प्राप्त है। दूसरी तरफ साइप्रस भी अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर दावा करता रहा है, लेकिन तुर्की इन दावों को चुनौती देता है। यही वजह है कि कई बार तुर्की के जहाज और ग्रीस की नौसेना आमने सामने तक आ चुकी है दोस्तों। कई विशेषज्ञ तो यहां तक मानते हैं कि अगर भविष्य में किसी क्षेत्रीय युद्ध की संभावना सबसे ज्यादा है तो वह इसी इलाके में हो सकती है, क्योंकि यहां सिर्फ 3 देश नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन, नाटो, अमेरिका और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी अपने अपने हित रखते हैं। क्योंकि यहीं से भारत की नई रणनीति साफ दिखाई देने लगती है। एक ऐसी रणनीति जिसमें सिर्फ जवाब नहीं दिया जाता बल्कि विरोधियों की पूरी रणनीतिक गणना ही बदल दी जाती है। और यही वह बिंदु है जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद की दुनिया को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं से भारत की नई रणनीति साफ दिखाई देने लगती है। एक ऐसी रणनीति जिसमें सिर्फ जवाब नहीं दिया जाता बल्कि विरोधियों की पूरी रणनीतिक गणना ही बदल दी जाती है। कई वर्षों तक दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखती रही जो उकसावे के बावजूद संयम बरतता है। आतंकवादी हमले होते थे, सीमा पर तनाव होता था, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बयान दिए जाते थे, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया अक्सर कूटनीतिक विरोध तक सीमित रहती थी। यही कारण था कि कई देशों ने यह मान लिया था कि भारत चाहे जितना भी नाराज हो जाए, अंत में वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे उनके हितों को वास्तविक नुकसान पहुंचे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह सोच तेजी से बदलने लगी है। भारत ने समझ लिया है कि केवल बयान देने से रणनीतिक चुनौतियां समाप्त नहीं होती। अगर कोई देश लगातार आपके विरोधी को सैन्य, राजनीतिक या कूटनीतिक समर्थन देता है तो उसके लिए भी एक कीमत तय होनी चाहिए। और यही वह सोच है जिसने भारत की नई रणनीतिक नीति को जन्म दिया। इस नीति का मूल सिद्धांत बेहद सरल है। यदि कोई देश भारत के खिलाफ खड़े होने का समर्थन रखता है तो भारत भी उसके रणनीतिक विरोधियों के साथ अपने संबंध मजबूत करेगा, यानी जवाब वही दिया जाएगा जहां उसका असर सबसे ज्यादा महसूस होगा। चीन की बात करें तो दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। ऐसे समय में भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील को आगे बढ़ाया है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं था बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी था। इसके बाद वियतनाम के साथ भारत का सहयोग बढ़ा। वियतनाम भी दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के साथ विवाद में रहता है। वहीं इंडोनेशिया के साथ भी भारत के साथ लगातार मजबूत रिश्ते होते जा रहे हैं, यानी चीन के प्रभाव क्षेत्र में भारत की उपस्थिति लगातार बढ़ती चली गई। अजरबैजान की बात करें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच दशकों पुराना संघर्ष पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में भारत और
अर्मेनिया के रक्षा संबंधों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। भारतीय रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी और अन्य सैन्य उपकरण अर्मेनिया तक पहुंचे। इससे पूरे दक्षिण काकेसस क्षेत्र का सामरिक संतुलन प्रभावित हुआ। अब अगर इसी पैटर्न को तुर्की पर लागू करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है, कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है, कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना करता है। ऐसे में भारत ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने संबंध मजबूत करता है, जो तुर्की के सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों में शामिल है। यही वह रणनीतिक संदेश है जिसे अंकारा अच्छी तरह समझ रहा है। तुर्की को चिंता सिर्फ आज की नहीं है, उसे आने वाले 10 वर्षों की चिंता है, क्योंकि अगर भारत के रक्षा उद्योग की गति इसी तरह बढ़ती रही, अगर ब्रह्मोस जैसे हथियार अधिक देशों तक पहुंचने लगे और अगर भारत अपनी रणनीतिक साझेदारी का दायरा लगातार बढ़ाता रहा, तो तुर्की के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र का सुरक्षित रखना पहले जितना आसान नहीं रहेगा दोस्तों। शायद यही कारण है कि आज तुर्की के विदेश मंत्री बार बार कह रही है कि हमारा भारत से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा भारत से कोई विवाद नहीं है, हम भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल शब्दों से विश्वास नहीं जीता जाता दोस्तों, विश्वास कार्यों से बनता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर तुर्की वास्तव में भारत के साथ बेहतर संबंध चाहता है तो क्या वह भविष्य में कश्मीर जैसे मुद्दों पर अपना रुख बदलेगा? क्या वह पाकिस्तान के साथ अपने सामरिक सहयोग को सीमित करेगा? क्या वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत विरोधी बयानबाजी कम करेगा? क्योंकि भारत अब केवल यह नहीं देखता कि कोई देश क्या कहेगा, बल्कि भारत यह भी देखता है कि वह देश वास्तव में कर क्या रहा है। यही कारण है कि आज तुर्की के बयानों और भारत की रणनीति के बीच एक दिलचस्प टकराव दिखाई देता है। एक तरफ तुर्की दोस्ती की बात कर रहा है, दूसरी तरफ भारत अपनी रणनीतिक स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि आज ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं दोस्तों, बल्कि भारत की बदलती रणनीति सोच का प्रतीक बन चुकी है। और शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर बैठा तुर्की भी भारत के अगले कदम पर नजर बनाए हुए है। लेकिन यहां एक सवाल और उठता है, अगर तुर्की को वास्तव में भारत से कोई समस्या नहीं है, तो फिर पिछले कुछ वर्षों में उसने बार बार ऐसे कदम क्यों उठाए जिसने दोनों देशों के रिश्तों में दूरी बढ़ती चली गई? इसका जवाब हमें सिर्फ कश्मीर या पाकिस्तान में नहीं मिलता, बल्कि तुर्की की उस व्यापक विदेश नीति में मिलता है जिसे एर्दोगान पिछले कई वर्षों से आगे बढ़ा रहे हैं। एर्दोगान की कोशिश यही रही है कि तुर्की केवल एक क्षेत्रीय शक्ति बनकर ना रहे, बल्कि पूरे मुस्लिम विश्व में अपनी राजनीतिक और वैचारिक पकड़ मजबूत करे। इसी महत्वाकांक्षा ने तुर्की को कई ऐसे मुद्दों में शामिल कर लिया जिनका उसे सीधा संबंध भी नहीं था। कश्मीर उन्हीं मुद्दों में से एक है। पाकिस्तान लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन जब उसे अरब देशों से वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा वह चाहता था, तब तुर्की उसके सबसे मुखर समर्थकों में से एक बनकर सामने आया। एर्दोगान ने कई बार कश्मीर का उल्लेख किया, पाकिस्तान के दृष्टिकोण का समर्थन किया, लेकिन शायद तुर्की यह भूल गया कि जिस भारत को वह केवल दक्षिण एशिया का एक देश समझ रहा था, वह तेजी से दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक शक्तियों में बदल रहा है। आज भारत केवल 140 करोड़ लोगों का बाजार नहीं है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत क्वाड का हिस्सा है, भारत इंडो पैसिफिक रणनीति का प्रमुख स्तंभ है, भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत अब अपनी सैन्य तकनीकी को दुनिया के कई देशों तक पहुंचाने की क्षमता हासिल कर चुका है। यही वह बदलाव है जिसने पूरी तस्वीर बदल दी है। पहले दुनिया भारतीय हथियार खरीदने की कल्पना भी नहीं करती थी, लेकिन आज ब्रह्मोस, आकाश, पिनाक और कई अन्य भारतीय रक्षा प्रणाली में विदेशी देशों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो भारतीय हथियारों की विश्वसनीयता और अधिक चर्चा में आ गई है। दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ हथियार बनाता ही नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से इस्तेमाल भी करता है। और यहीं से भारत की रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी देश के लिए केवल मजबूत सेना होना पर्याप्त नहीं होता। असली ताकत तब आती है जब आपके हथियार आपके मित्र देशों की सेनाओं में भी शामिल होने लगे। शायद यही कारण है कि तुर्की की चिंता केवल वर्तमान को लेकर नहीं है, उसकी चिंता भविष्य को लेकर भी है। आज अगर ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो कल यह सहयोग और गहरा हो सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में अचानक ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की एंट्री हो जाए। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी गति नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं देती। ध्वनि की गति से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ने वाली यह मिसाइल समुद्र में चल रहे युद्धपोतों, कमांड सेंटरों, रडार स्टेशनों और सामरिक ठिकानों को बेहद कम समय में निशाना बना सकती है।
और यही कारण है कि दुनिया के कई देश ब्रह्मोस को केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि गेम चेंजर के रूप में देखते हैं। और यहीं से तुर्की की बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर साइप्रस या ग्रीस के पास भविष्य में ब्रह्मोस जैसी क्षमता पहुंचती है तो पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की सैन्य गणनाएं पूरी तरह बदल सकती हैं। जिन समुद्री क्षेत्रों को लेकर आज तुर्की आक्रामक रुख दिखाता है, वहां उसे हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि जब भारत और साइप्रस के बीच रक्षा सहयोग की खबरें सामने आती हैं तो अंकारा में चिंता बढ़ जाती है। जब भारत और ग्रीस संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं तो तुर्की के रणनीतिक विशेषज्ञ उसका गहराई से विश्लेषण करते हैं, और जब ब्रह्मोस का नाम इन चर्चाओं में आता है तब यह चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि तुर्की की परेशानी सिर्फ ग्रीस और साइप्रस तक सीमित नहीं है। असली समस्या यह है कि भारत ने केवल तुर्की के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन सभी देशों के खिलाफ एक व्यापक रणनीतिक ढांचा तैयार कर लिया है जो पाकिस्तान का खुला समर्थन करते हैं। और यही वह बिंदु है जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद की दुनिया को समझना बेहद जरूरी है। आज अगर रक्षा संवाद हो रहा है तो कल संयुक्त उत्पादन हो सकता है। आज अगर सैन्य अभ्यास हो रहा है तो भविष्य में और बड़े रक्षा समझौते भी हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अक्सर युद्ध मैदान पर नहीं बल्कि रणनीति के स्तर पर जीते जाते हैं दोस्तों, और ऐसा लगता है कि भारत ने ऐसा खेल खेलना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि आज तुर्की की तरफ से दोस्ती के संदेश आ रहे हैं। यही वजह है कि भारत के साथ संबंध सुधारने की बातें हो रही हैं, और यही वजह है कि भारत ब्रह्मोस का नाम आते ही पूर्वी भूमध्य सागर की राजनीति अचानक चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर तुर्की वास्तव में संतुलित संबंध चाहता है तो उसे यह दिखाना होगा कि उसकी नीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। लेकिन अगर वह पुराने रिश्ते पर चलता रहता है तो भारत भी अपनी नई रणनीति पर आगे बढ़ता रहेगा, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। दुनिया बदल रही है, शक्ति संतुलन बदल रहा है, देशों की प्राथमिकता बदल रही है, और इसी बदलती दुनिया में भारत भी बदल चुका है। वह भारत जो कभी केवल प्रतिक्रिया देता था आज पहल करता है। वह भारत जो कभी दबाव झेलता था आज दबाव बनाने की क्षमता रखता है, और शायद यही बदलाव तुर्की सहित दुनिया के कई देशों को सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या तुर्की वास्तव में भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहता है, या फिर यह सिर्फ बदलते रणनीतिक समीकरणों की मजबूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।